Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of basic concepts related to foreign trade multiplier यानी विदेशी व्यापार गुणक जो होते हैं उससे संबंधित आधारभूत धारणाओं के बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। तो विदेशी व्यापार गुणक जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन विदेशी व्यापार गुणक को समझने से पहले हम जो विदेशी व्यापार गुणक से संबंधित जो कुछ आधारभूत धारणाएं हैं उनके बारे में आज जानेंगे। जब हम उनके बारे में जानेंगे तो उसके बाद जो विदेशी व्यापार गुणक को समझना काफ़ी आसान होगा। यानी हम जो विदेशी व्यापार गुणक जो उसकी जड़ से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको जानना जो काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम विदेशी व्यापार जानते हैं, क्योंकि जब हम विदेशी व्यापार गुणक की बात करते हैं तो उसका संबंध जो होता है विदेशी व्यापार से होता है, और जब विदेशी व्यापार ही नहीं होता है तो विदेशी व्यापार गुणक कार्य नहीं करता। तो विदेशी व्यापार गुणक को जानने के लिए पहले हमें जो विदेशी व्यापार को जानना जरूरी है। एक देश से शेष विश्व के साथ में जो आयात और निर्यात होता है, आयात और निर्यात का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है, उन लेन देन को हम जो है व्यापार कहते हैं। तो एक देश जो होता है दूसरे देश से बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं मंगवाता भी है, क्योंकि सारी वस्तुएं और सेवाएं उसके पास में उपलब्ध नहीं होती, और कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जब वो दूसरे देशों को भेजता भी है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच में जो आर्थिक लेन देन होता है उसे जो है वो व्यापार कहा जाता है, विदेशी व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत ने जो है फ्रांस से जो 36 राफेल विमान खरीदे हैं, तो ये क्या है, विदेशी व्यापार है, क्योंकि इसमें एक देश दूसरे देश से सामान खरीद रहा है। भारत जो है ईरान को चावल बेचता है, तो ये भी जो विदेशी व्यापार है, क्योंकि इससे एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी देश से कोई भी सामान मंगवाया जाता है, चाहे वो वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, वो जो है विदेशी व्यापार कहलाता है। अब गुणक है, हम विदेशी व्यापार गुणक के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले आप गुणक को जानते हैं कि गुणक जो है मूल रूप से गणित से ली गई धारणा है। जैसे मान लीजिए कि 5 गुणा 9 गुणा 5 45, तो जिस भी संख्या को हम जिस संख्या से गुणा करते हैं वो संख्या जो है गुणक कहलाती है। तो इसका अर्थ जो गुणक है, उस गुणक का अर्थ होता है कि किसी भी चर को जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे हम गुणक कहते हैं। तो यहाँ गुणक की वैल्यू 5 है, अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणक की वैल्यू 3 होगी। तो इस प्रकार से जो मल्टीप्लायर या गुणक होता है वो मुख्य रूप से जो गणित से लिया गया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर गुणक की धारणा का प्रयोग जो है सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री R.F. काहन ने 1931 में किया था। तो अर्थशास्त्र के अंदर जो वो गुणक का प्रतिपादन करने का श्रेय जो काहन को जाता है। उन्होंने अपने लेख घरेलू निवेश और बेरोजगारी के बीच संबंध यानी द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट में किया था। तो उन्होंने जो है इस गुणक का प्रयोग जो वो रोजगार गुणक के रूप में किया था। इन्होंने ये बताया था कि प्रारंभिक रूप से जितना रोजगार बढ़ता है या जितने रोजगार में वृद्धि की जाती है उसके कारण अंतिम रूप से रोजगार में कितनी वृद्धि होती है, उसको जो उन्होंने रोजगार गुणक का नाम दिया है। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक रूप से जो है 3 लोगों को रोजगार दिया गया, अब इन 3 लोगों की आय बढ़ी तो उन्होंने दूसरे उद्योगों के अंदर जो मांग की, तो उसके कारण दूसरे उद्योगों में भी जो लोगों को जो रोजगार मिलता है। मान लीजिए वहां पर 3 लोगों को रोजगार मिल गया, तो कुल रोजगार कितना हुआ 6, प्रारंभिक रूप से रोजगार कितना दिया गया था 3। तो इस प्रकार से यहाँ जो गुणक की वैल्यू वो 2 है, यानी जब कभी भी प्रारंभिक रूप से रोजगार में वृद्धि की जाएगी तो उसके कारण 2 गुना रोजगार बढ़ता है। तो इस प्रकार से काहन ने जो शुरुआत के अंदर जो गुणक दिया था वो उन्होंने रोजगार गुणक दिया था। निवेश गुणक की धारणा का प्रयोग जो सबसे पहले केंज ने किया। केंज ने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर जो है गुणक शब्द का प्रयोग किया। तो केंज के अनुसार निवेश में जो वृद्धि होती है उसके कारण आय में जो अंतिम रूप से वृद्धि होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके कारण जो कुल आय में वृद्धि हुई 500 रुपए की हुई, तो ये जो वृद्धि है 5 गुना ज्यादा वृद्धि है। तो इसको इन्होंने जो 5 गुना जो है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक है। तो ये वृद्धि जितने गुना अधिक होती है उससे हम जो गुणक कहते हैं। तो 100 के कारण जब 5 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है तो ये 5 जो वो निवेश गुणक कहलाता है। तो इस प्रकार से निवेश गुणक जो वो निवेश के कारण आय में होने वाली वृद्धि है। अब हम देखते हैं विदेशी व्यापार गुणक। ये जो विदेशी व्यापार गुणक है ये जो वो निवेश गुणक की तर्ज पर ही कार्य करता है। निवेश गुणक क्या होता है कि एक देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके कारण जो आय में वृद्धि होती है वो जो है
निवेश गुणक कहलाता है। लेकिन विदेशी व्यापार गुणक क्या है कि एक्सपोर्ट में वृद्धि होने के कारण, कि क्योंकि ये निवेश जो होता है ये भी तो आय को बढ़ाएगा, और ये जो एक्सपोर्ट होता है वो भी एक प्रकार से लोगों की आय बढ़ती है, तो उसके कारण जो वो इन्वेस्ट जो आय में आगे और ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो विदेशी व्यापार गुणक है ये भी जो निवेश गुणक की तर्ज पर कार्य करता है। तो विदेशी व्यापार एक देश की खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात के आय और रोजगार के प्रभाव को बढ़ाता है। विदेशी व्यापार गुणक, यहाँ गुणक आएगा कि विदेशी व्यापार गुणक जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसका जो दूसरे देशों के साथ में जो विदेशी व्यापार होता है, तो उस निर्यात और आयात के कारण उस देश की आय और रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आय और रोजगार के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको जो विदेशी व्यापार गुणक कहते हैं। और विशेष रूप से इसके अंदर जो है निर्यात के कारण जो प्रभाव होता है, इसलिए इसको हम जो निर्यात गुणक भी कहते हैं। क्योंकि जब एक देश का निर्यात बढ़ता है, यहाँ पर जो शुद्ध निर्यात की आप आगे बात करेंगे, शुद्ध निर्यात का मतलब क्या है कि निर्यात और आयात का अंतर। तो जब शुद्ध निर्यात एक देश के अंदर बढ़ता है तो आय बढ़ेगी लोगों की। अब आय बढ़ने के कारण मांग बढ़ेगी। अब एक व्यक्ति की जो मांग है वो दूसरे की आय है, तो जब ए व्यक्ति ने मांग की, कंजप्शन किया, तो उसके कारण बी व्यक्ति की आय बढ़ी। अब बी व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय के कारण फिर से जो कंजप्शन को बढ़ाएगा। अब बी व्यक्ति का कंजप्शन जो वो सी व्यक्ति की जो आय है। तो इस प्रकार से ये जो अर्थव्यवस्था के अंदर एक साइकिल चलता है, जिस प्रकार से निवेश का साइकिल चलता है, आगे से प्रक्रिया सेम रहेगी। निवेश का जो साइकिल था, निवेश गुण का, वो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो रहा था, और विदेशी व्यापार गुण का जो साइकिल है वो एक्सपोर्ट से शुरू हो रहा है। इसलिए हम जो इसको निर्यात गुणक भी कहते हैं। विदेशी व्यापार गुणक भी निवेश गुणक की अवधारणा के अनुसार ही कार्य करता है। दोनों में आधारभूत अंतर चरों का है कि निवेश गुणक के अंदर निवेश के कारण आय में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो विदेशी व्यापार गुणक के अंदर जो है शुद्ध निर्यात में परिवर्तन के कारण आय और रोजगार के ऊपर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, या दोनों का आय और रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दोनों में क्लियर होता है कि आगे प्रक्रिया सेम है, केवल शुरुआती जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। निवेश गुणक के अंदर शुरुआती वेरिएबल निवेश है, परिवर्तन का कारण निवेश बनता है, और विदेशी व्यापार गुणक के अंदर परिवर्तन का कारण जो वो शुद्ध निर्यात बनता है। जब एक देश में शुद्ध निर्यात में वृद्धि होती है, शुद्ध निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो जब एक देश के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट के मुकाबले, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट हमने 100 करोड़ का किया और इंपोर्ट हमने 90 करोड़ का किया, तो शुद्ध रूप से हमारे देश के अंदर 10 करोड़ रुपए सरप्लस है, 10 करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, उसके कारण लोगों की क्रय शक्ति या आय बढ़ती है, कि 10 करोड़ रुपए की लोगों की आय ज़्यादा बढ़ गई, कि हमने 90 करोड़ की तो बाहर भेज दी इंपोर्ट के रूप में, और 100 करोड़ की हमें प्राप्त हुई थी, तो एक्स्ट्रा जो वृद्धि हुई है वो 10 करोड़ की हुई है। तो इसके कारण जो लोगों की क्रय शक्ति है वो बढ़ती है, और आय के बढ़ने से या क्रय शक्ति के बढ़ने से मांग बढ़ती है, और मांग के बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, और एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। इस प्रकार से एक व्यक्ति ने अपनी एमपीसी के अनुसार खर्च किया, दूसरे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई। अब दूसरा व्यक्ति जो वो क्या करेगा, अपनी एमपीसी के अनुसार खर्च करेगा, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसके कारण उसके अनुसार खर्च करेगा, तो उसके कारण जो है व्यय बढ़ेगा। अब जो व्यय बढ़ता है वो किसी अन्य व्यक्ति की इनकम होती है, वो जो उसी के अनुसार आगे व्यय करेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है चलती रहती है, और आय में जो कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, और ये आय में वृद्धि जितने गुना होती है उसे ही हम जो विदेशी व्यापार गुणक कहते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के परिणाम स्वरूप कुल आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात है, कि जो निर्यात आय बढ़ी उसके कारण अल्टीमेटली कुल आय में जो जितने गुना वृद्धि होती है उसे हम जो है विदेशी व्यापार गुणक कहते हैं। अब विदेशी व्यापार गुणक KF इज इक्वल टू, KF का मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई का मतलब आय में होने वाला परिवर्तन बटा एक्सपोर्ट में होने वाला परिवर्तन। जब निर्यात से प्राप्त आय 10 करोड़ की वृद्धि होती है, यानी एक्सपोर्ट के अंदर कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स 10 करोड़ का चेंज होता है, और उसके कारण राष्ट्रीय आय में 40 करोड़ की वृद्धि होती है। डेल्टा वाई कितनी है, 40 करोड़। तो जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई, जो कि 40 करोड़ बढ़ा है, बटा
डेल्टा एक्स 2 की 10 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो ये 4 गुना जो है वो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य है। तो जब कभी भी एक देश के अंदर शुद्ध निर्यात में जितनी भी वृद्धि होगी उसके 4 गुना ज्यादा एक देश के अंदर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और उसी के अनुसार रोजगार में भी वृद्धि होती है। अब इसके बाद है विदेशी व्यापार गुणक और एमपीआई और एमपीएस में संबंध। एमपीआई का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कई जगह इसको एमपीएम भी दिखाया गया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट को हम आई से पहले अक्षर से भी डिनोट कर सकते हैं और हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने अपने जो इस लेक्चर के अंदर इसको एमपीआई ही दिखाया है। और एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब निवेश गुणक की बात करते हैं तो उसका मूल्य जो है एमपीसी पर निर्भर करता है। लेकिन विदेशी व्यापार गुणक जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो एमपीएस और एमपीसी दोनों एक ही बात है, क्योंकि एमपीसी जो होती है एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, तो दोनों जैसे अंतर संबंधित है। तो हम यहाँ पर जो है एमपीसी की बात करते हैं और विदेशी व्यापार गुणक के अंदर हम एमपीएस की बात करते हैं। तो विदेशी व्यापार गुणक जो होता है दो फैक्टर पर निर्भर करता है। एक तो एमपीआई यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखिएगा गुणक जो होता है उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि जो कुल आय जनरेट हुई है उस आय का कितना हिस्सा घरेलू वस्तुओं पर खर्च किया गया है। बस यही जो आप समझ लीजिए कि आय जो जनरेट हुई उस आय का कितना हिस्सा जो घरेलू वस्तुओं पर जनरेट जो वो खर्च किया गया। जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो जैसे हमने देखा था कि 100 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया। अब 100 करोड़ रुपए में से हमने घरेलू वस्तुओं के ऊपर कितना व्यय किया वही जो है गुणक के मूल्य को निर्धारित करता है। जब हमने 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया तो उसमें से हमने 90 करोड़ रुपए तो विदेशों से विदेशी वस्तुओं पर खर्च कर दिए, क्योंकि 90 करोड़ रुपए का हमने इम्पोर्ट किया तो ये गुणक में शामिल नहीं होता। अब पीछे बचा 10 करोड़ रुपए। अब ये 10 करोड़ रुपए में से भी अगर आप 5 करोड़ रुपए बचत कर लेते हैं तो हमारे पीछे केवल बचते 5 करोड़ रुपए। तो ये 5 करोड़ रुपए है, यही जो है विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक जो होता है उसका मूल्य जो होता है वो एमपीआई और एमपीएस के साथ पर निर्भर करता है। विदेशी व्यापार गुणक में निर्यात से जो आय प्राप्त होती है उसको घरेलू उपभोग पर कितना व्यय किया जाता है उसका गुणक के साथ धनात्मक संबंध होता है। कि विदेशों से जो आय प्राप्त होती है एक्सपोर्ट से उसका जितना ज्यादा हिस्सा अगर आप घरेलू उपभोग पर खर्च करेंगे तो गुणक का मूल्य उतना ही ज्यादा होगा, और अगर हम घरेलू उपभोग के ऊपर कम हिस्सा खर्च करेंगे तो गुणक का मूल्य कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एमपीआई अधिक होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कि हम अपनी बढ़ी हुई आय का हिस्सा ज्यादातर विदेशों से आयात के ऊपर खर्च करते हैं, इसका मतलब एमपीआई अधिक है। और जब एमपीआई अधिक है तो इसका मतलब कि लोगों को जो आय प्राप्त हुई निर्यात से उसका उन्होंने घरेलू उपभोग की बजाय विदेशी वस्तुओं के उपभोग के ऊपर व्यय किया है, तो इसके कारण जो है गुणक का मूल्य कम होता है। तो अगर एमपीआई अधिक है तो गुणक का मूल्य कम होगा, क्योंकि ज्यादातर जो बढ़ी हुई आय है उसका हिस्सा विदेशी वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। और अगर एमपीआई कम है तो इसका मतलब क्या है कि जो बढ़ी हुई आय है उसका जो हिस्सा है वो घरेलू उपभोग पर खर्च किया जाता है, तो उसके कारण विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य अधिक होता है। तो इसका जो है आय में वृद्धि पर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, किसका, अगर एमपीआई अधिक है तो। और आय में वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव का मतलब गुणा जो विदेशी व्यापार गुणक है उसका मूल्य कम होता है। इसी प्रकार से जो एमपीएस अधिक होता है, एमपीएस अधिक जैसे मान लीजिए 10 करोड़ रुपए एक देश के अंदर शुद्ध रूप से निर्यात बढ़ा, तो अगर उसमें से एक व्यक्ति जो 9 करोड़ रुपए खर्च करता है तो एमपीएस केवल 10 करोड़ है। अगर उसमें से वो 5 करोड़ रुपए खर्च करता है तो एमपीएस केवल वो 5 करोड़ रुपए है। तो इस अवस्था के अंदर जब वो बचत अधिक करता है तो उसके कारण जो है वो उपभोग कम कर पाता है, और उपभोग कम करने का मतलब है कि विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक जो होता है एमपीआई और एमपीएस दोनों से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। कि एमपीआई अगर अधिक है तो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य कम होगा, अगर एमपीआई कम है तो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य ज्यादा होता है। इसी प्रकार से अगर एमपीएस ज्यादा है इसका मतलब बचत अधिक की जा रही है तो विदेशी व्यापार गुणक का मतलब मूल्य कम होगा, और अगर ये एमपीएस कम है इसका मतलब उपभोग के ऊपर ज्यादा व्यय किया जा रहा है तो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य अधिक होगा। तो विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला होता है 1/MPI प्लस MPS।
तो इस प्रकार से जैसे जैसे एमपीआई और एमपीएस बढ़ते चले जाते हैं, गुणक का मूल्य कम होता चला जाता है, और अगर ये एमपीआई और एमपीएस कम होते चले जाते हैं तो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है बचत फलन, कि अब हम कुछ फलनों को देखते हैं कि बचत जो होती है वो आय का फलन होती है, और आय के साथ में इसका धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है एमपीएस में भी वृद्धि होती, सेविंग में वृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि अगर एमपीएस कांस्टेंट है, मान लीजिए 0.5 है, तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी व्यक्ति जो है अपनी आय का 50% बढ़ाता बचत करता चला जाएगा, तो कुल बचत जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसका अर्थ हुआ आय के बढ़ने पर बचत बढ़ती है और आय के कम होने पर बचत है वो कम होती है। तो पहला हमने बचत फलन कर लिया, एमपीएस से संबंधित है ये। दूसरा आयात फलन, एक देश का आयात जो घरेलू आय का फलन होता है, यानी एक देश विदेशों से जो आयात करता है वो आयात जो होता है उस देश की घरेलू आय पर निर्भर करता है। अगर घरेलू आय अधिक होती है तो हम विदेशों से इंपोर्ट भी अधिक करते हैं, और अगर घरेलू आय कम होती है तो उसके कारण इंपोर्ट में भी कमी आती है। तो इस प्रकार से घरेलू आय और इंपोर्ट के बीच में संबंध होता है, उसे हम जो है आयात फलन कहते हैं। और ये जो है इनके बीच में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब जब कभी भी घरेलू आय बढ़ेगी आयात बढ़ जाएगा, और अगर घरेलू आय में कमी होगी तो आयात में भी कमी होती है। तो यहाँ पर एम का मतलब इंपोर्ट इज ए फंक्शन ऑफ वाई डी। वाई डी का मतलब डोमेस्टिक इनकम, कि एक देश की जो घरेलू आय है उस घरेलू आय के ऊपर जो है आयात निर्भर करता है। तो घरेलू आय के बढ़ने पर आयात बढ़ेगी और घरेलू आय के कम होने पर आयात में कमी होगी। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। यहाँ पर जो हमने नेशनल इनकम ली है और ये जो है एमपीआई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंपोर्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो एमपीआई की वैल्यू जो इस रेखा का ढाल है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देखिए इंपोर्ट के अंदर जो वृद्धि होती जा रही है। तो इंपोर्ट जो होता है वो जो होता है घरेलू आय से संबंध रखता है, घरेलू आय के साथ इसका धनात्मक संबंध होता है। घरेलू आय के बढ़ने पर इंपोर्ट बढ़ता है, और अगर घरेलू आय कम होती है तो उसके कारण इंपोर्ट में भी कमी होती है। तो ये इस प्रकार की रेखा होती है, धनात्मक इसका ढाल होता है। और यहाँ पर ये जो है धनात्मक पार्ट से इंपोर्ट क्यों शुरू होता है, हमने इसको जो है शून्य से शुरू क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये सोचो। देखिएगा यहाँ स्टार्ट होने का मतलब ये कि अगर इनकम का लेवल 0 है तो भी हम जो ओ एम के बराबर इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बहुत ही आवश्यक वस्तुएं होती है जिसके बिना एक देश नहीं रह सकता, जैसे दवाइयाँ है या अन्य पदार्थ है। तो अगर एक देश की इनकम नहीं है, एक देश के अंदर लोगों की इनकम शून्य है, तो भी वो देश जो है वैसे ऋण ले, चाहे उधार ले, या पिछली बचतों में से वो जो उसका जो इंपोर्ट करे, इंपोर्ट करता ही करता है। इस वजह से जो एमपीआई जो होती है वो धनात्मक पार्ट से शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो आयात फलन होता है वो आयात फलन जो होता है घरेलू आय पर, आय का फलन होता है, घरेलू आय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट निर्यात फलन, कि एक देश का जो निर्यात होता है वो विदेशी लोगों, विदेशी लोग कौन, जिन देशों को उस देश से निर्यात किया जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है वो जो यूएसए को निर्यात कर रहा है, तो भारत का जो निर्यात है वो भारत की आय पर निर्भर नहीं करता, कि भारत के लोगों की इनकम चाहे कुछ भी हो ये एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं होगा, ये दूसरे देशों की इनकम यानी अमेरिका के लोगों की इनकम पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका के अंदर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो भारत से ज्यादा वस्तुएं मंगवाएंगे। और अगर अमेरिका के लोगों की इनकम कम होती है तो भारत का एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि वो भारत से जो वस्तुएं कम मंगवाएंगे। तो एक देश का जो निर्यात होता है विदेशी लोगों की आय का फलन होता है। जब विदेशों में लोगों की आय बढ़ती है तो एक देश का निर्यात बढ़ता है, और विदेशों में आय कम होने पर निर्यात में भी कमी आती है। लेकिन ये जो आयात फलन निर्यात फलन होता है ये एक देश की राष्ट्रीय आय के साथ में कोई संबंध नहीं रखता, यानी एक देश की राष्ट्रीय आय चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उसका जो है निर्यात के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक्सपोर्ट इज ए फंक्शन ऑफ वाई एफ, वाई एफ का मतलब फॉरेन इनकम, कि विदेशों के अंदर जो लोगों की इनकम है उस इनकम के ऊपर जो है एक देश का निर्यात निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने जो है भारत एक घरेलू आय के साथ में जो एक्सपोर्ट का संबंध दिखाया है। घरेलू आय में वृद्धि होने के कारण आप देखिएगा एक्सपोर्ट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट है ये एक्सपोर्ट तो विदेशी आय पर निर्भर करता है। घरेलू आय अगर कम हो गई तो भी अगर विदेशों की आय में कमी नहीं हुई है तो एक्सपोर्ट उतना ही रहेगा। घरेलू आय बढ़ गई
लेकिन अगर विदेशों में लोगों की आय नहीं बढ़ी है तो ये एक्सपोर्ट उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से एक देश की आय के साथ में इंपोर्ट का संबंध होता है धनात्मक, लेकिन एक्सपोर्ट का कोई संबंध नहीं होता। तो ये आप दोनों ध्यान रखिएगा जब हम आगे जो है विदेशी व्यापार गुणक करेंगे तो उसके अंदर जो ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। तो एक्सपोर्ट के साथ में जो है घरेलू आय का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि एक देश का जो निर्यात होता है विदेशी लोगों की आय पर निर्भर करता है, और जो इंपोर्ट होता है उसका जो घरेलू आय के साथ में संबंध होता है और इसके साथ में धनात्मक संबंध होता है। अब नेक्स्ट है एमपीआई, क्योंकि हम जो है जब विदेशी व्यापार गुणक देखते हैं तो इसके अंदर हम एमपीआई या एमपी एम का प्रयोग करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एमपीआई का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, यानी सीमांत आयात प्रवृत्ति कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के कारण आयात में जो परिवर्तन होता है उसे हम जो सीमांत आयात प्रवृत्ति कहते हैं। तो एमपीआई जो क्या है वो क्या, जब एक देश के अंदर आय बढ़ती है तो उसके कारण आयात में कितना वृद्धि होती है उसका जो माप होता है वही जो है सीमांत आयात प्रवृत्ति कहलाती है। तो एमपीआई का फार्मूला है डेल्टा एम यानी इंपोर्ट में होने वाला परिवर्तन बटा डेल्टा वाई यानी राष्ट्रीय आय में होने वाला परिवर्तन। अगर राष्ट्रीय आय में 40 करोड़ की वृद्धि हो रही है तो राष्ट्रीय आय में 40 करोड़ की वृद्धि और आयात के अंदर जो वृद्धि है वो 10 करोड़ रुपए की, तो आयात में वृद्धि यानी डेल्टा एम 10 करोड़ बटा ये 40 करोड़। तो ये जो है हमारे पास में जब आप इसको कट करेंगे तो ये जो है 1/4 आ जाएगा, यानी एमपीआई जो है वो कितनी है 1/4 यानी 0.25। तो इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति जो है अपनी जो आय बढ़ती है उस बढ़ी हुई आय का चौथा हिस्सा जो वो इंपोर्ट के ऊपर खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 100 बढ़ती है तो वो जो 25 रुपए का विदेशों से आयात करता है। तो इस प्रकार से हम जो इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए जो एमपीआई को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एपीआई। एपीआई का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट यानी औसत आयात प्रवृत्ति। औसत आयात प्रवृत्ति जो आयात और राष्ट्रीय आय का अनुपात होता है। जिस प्रकार से सीमांत आयात प्रवृत्ति जो थी वो क्या थी, आयात में परिवर्तन और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अनुपात थी, लेकिन औसत आयात प्रवृत्ति जो वो कुल आयात और कुल राष्ट्रीय आय का अनुपात है। इससे एक देश के औसत आयात का पता चलता है कि एक देश एवरेज कितना इंपोर्ट करता है। तो एपीआई का फार्मूला है वो है एम बटा वाई। तो एक देश के अंदर कुल आयात जो वो 500 करोड़ रुपए का है और उस देश के अंदर जो वो कुल जो राष्ट्रीय आय है वो 5000 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में ये जो वो 1/10 हो जाएगा, यानी एवरेज रूप से एक जो देश है वो अपनी आय का 10% जो वो आयात पर खर्च करता है। तो इस प्रकार से हम जो है एपीआई निकाल सकते हैं। इसके बाद है समावेश और रिसाव। समावेश का मतलब क्या है, इंजेक्शन, और रिसाव का मतलब क्या है, लीकेज। तो एक देश के अंदर जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पर आयात और निर्यात किया जाता है विदेशों के साथ में, तो उस स्थिति के अंदर संतुलन वहां पर होता है जहां पर समावेश और रिसाव समान होते हैं। कि लीकेजेस, जिस प्रकार से अगर आप बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे तो एक बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जो लीकेजेस थे और जो इंजेक्शन थे वो इक्वल थे, वहां पर जो है एक अर्थव्यवस्था में संतुलन होता था। उसी प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था के अंदर भी जहां पर लीकेज और जो इंजेक्शन है वो बराबर होंगे वहां पर जो है संतुलन होगा। लेकिन यहाँ पर लीकेज और जो इंजेक्शन है उनके कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं। समावेश का मतलब क्या होता है, पहले आप वो देखते हैं। इंजेक्शन का मतलब ये वे चर होती है जिससे एक देश के अंदर मुद्रा या आय का प्रवाह जो होता है उसमें वृद्धि होती है। तो वो जो एलिमेंट्स या वो चर जिसके कारण एक देश के अंदर जो आय का प्रवाह वो बढ़ता है उसको हम जो है इंजेक्शन कहते हैं। अगर आप बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके कारण आय में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर वृद्धि होने से भी एक देश के अंदर आय का प्रवाह अधिक होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से एक देश के अंदर आय में वृद्धि होती है। तो एक्स प्लस आई जो है वो है एक देश के लिए जो है इंजेक्शन का कार्य करते हैं। दूसरा रिसाव, ये वे चर होते हैं जिसके कारण एक देश से बाहर की ओर मुद्रा या आय का प्रवाह जो होता है वो होता है, या एक देश के अंदर जो है आय तथा मुद्रा के प्रवाह में कमी होती है। तो जब बाहर की तरफ प्रवाह बढ़ता है, एक देश के अंदर जो प्रवाह में कमी होती है, तो उसको हम जो है वो रिसाव कहते हैं। ये रिसाव जो होते हैं वो इंपोर्ट होता है और सेविंग होता है। तो सेविंग और इंपोर्ट जो है वो खुली अर्थव्यवस्था के अंदर
रिसाव या लीकेजेस है। तो अब संतुलन कहाँ पर होगा? संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर इंजेक्शन और लीकेजेस बराबर होंगे। ये क्या है? एक्स प्लस आई, यानी एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जो वो इंजेक्शन का कार्य करते हैं, इंपोर्ट और सेविंग जो होते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय को कम करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट अगर बढ़ेगा तो विदेशों की आय बढ़ेगी, एक देश की आय कम होगी। अगर बचत का अधिक की जाती है तो उसके कारण गुणक का मूल्य कम होने से आय में वृद्धि में कमी होती है। तो इस प्रकार से ये रिसाव है और ये इंजेक्शन है। तो जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं वहां पर अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। अब हम मूल्यांकन वाला पार्ट देखते हैं कि अब तक हमने जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर किए हैं, ये आपको कितना कुछ समझ में आया वो आप ये देखिएगा। पहला, विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है। दूसरा, रोजगार गुणक की धारणा जो है किसने दी। विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है। विदेशी व्यापार गुणक एमपीआई और एमपीएस से कैसे संबंध रखता है, क्या संबंध होता है उसके साथ में। और विदेशी व्यापार गुणक में समावेश और रिसाव क्या होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।